Welcome to MediJ classes. This is 6th lecture of coordination compound, class 12 chemistry. Okay. Now इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे हम. इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी. और इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, वैलेंस बॉन्ड थियरी बहुत सारे फैक्टर्स को डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी. ओके, कंपाउंड का आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, वो मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, अगर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो डिसाइड करता है. शेप डिसाइड करता है कि उसका शेप कौन सा होगा. और हाइब्रिडाइजेशन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. ठीक है, इस सारे चीज को डिसाइड करता है, लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए. तो पहले देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो दिया किसने था. तो गिवन बाय पॉलिंग. इससे पहले भी पॉलिंग आ चुका है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का स्केल, जिस पे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिसाइड होता है, वो भी उसको पॉलिंग स्केल बोलते हैं. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th केमिस्ट्री में आता है पॉलिंग स्केल, जिससे कि हम मेजर, दैट इज मेजर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरे कंपाउंड में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, तो उसका पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू 4 लिया जाता है. फिर उसके कंपैरिजन में क्लोरीन 3.5, ऑक्सीजन इस टाइप से होता है. तो पॉलिंग पहले भी आ चुका है. ठीक है, ये पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया था. ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या क्या डिसाइड होता है. VBT इज यूज्ड टू, पहला यूज फॉर नोइंग हाइब्रिडाइजेशन, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका निकालने के लिए. यूज टू नो हाइब्रिडाइजेशन. ओके, जेड भी यूज करते हैं, एस भी यूज करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है. शेप, हर एक हाइब्रिडाइजेशन वाले का एक प्रॉपर शेप होता है, वो चाहे टेट्राहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, स्क्वायर प्लानर हो. ठीक है, शेप डिसाइड करने के लिए भी यूज होता है. एंड फिर इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स. इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है. अब ये इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है हम एक एक करके देखेंगे. इसमें बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का. तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें 3 टाइप का होता है. ठीक है, अभी ये पॉस्टुलेट्स नहीं है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे क्या क्या कर सकता वो है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन जो पॉस्टुलेट्स है वो आगे हम पढ़ेंगे. अब ये पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन. इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स, जनरली कौन कौन सा आता है देखिए, sp3 आएगा. और अगर sp3 आता है तो इसका जो शेप होता है वो आपका होता है टेट्राहेड्रल. यानी अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो होगा टेट्राहेड्रल. और sp3 कैसे आएगा ये अपने को आगे पढ़ेंगे हम. अगर इसके बदले में dsp2, ठीक है, ये भी 4 है, तो ये होता है आपका स्क्वायर प्लानर. ठीक है, ये किस में आता है, जिसमें 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो. 6 वाले में या तो
D2sp3 आता है या sp3d2 आता है। ओके, इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2 आए तो उसका शेप हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल होगा, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आए तो टेट्राहेड्रल, और dsp2 आए तो ये स्क्वायर प्लानर। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 3 स्ट्रक्चर होता है, एंड हाइब्रिडाइजेशन भी आपका यही आएगा। ठीक है, इसी से डिसाइड हो जाएगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर D पहले आता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड अगर D लास्ट में आता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसको हम जब वीवीटी का एग्जांपल लेंगे तो वहां पे और डिटेल में देखेंगे। तो वैलेंस बैंड थ्योरी से एक तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद में उसका शेप डिसाइड कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा तो ऑर्बिटल में लोन पेयर है या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है वो पता लग जाएगा, जिससे उसका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक पता लगेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बहुत सारे एप्लीकेशंस है। पहले हम देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होने के लिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से पोस्टुलेट्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और यू कैन से थ्योरी ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी। की वैलेंस बैंड थ्योरी में रूल्स क्या हैं, ठीक है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, एंड देन बाद में उसका हम एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो चलिए वैलेंस बैंड थ्योरी का हम पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। दो अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिक्स करके एक डीजनरेट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ऐसे ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है जिसका एनर्जी सेम होता है। ओके, ये सब पुराना पीछे का कंसेप्ट है। मान लो इसका एनर्जी कुछ और है और इसका एनर्जी कुछ और है, जैसे मान लीजिए E1 है, E2 है। जब ये हाइब्रिडाइज होता है, यानी जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे का साथ मिक्स होता है, तो अभी इसका एनर्जी अलग है, इसका एनर्जी अलग है, बाद में इसका और इसका दोनों का एनर्जी सेम होगा, तो ये जो इक्वल डीजनरेट ऑर्बिटल फॉर्म होता है इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। दिस ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जब मिक्स हो करके एक ऐसे ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है जिसका एनर्जी सेम हो, इन दैट कंडीशन दिस प्रोसेस is known as hybridization, and the newly formed orbitals is known as hybrid orbitals. Okay, so postulate number 1, first postulates कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। मींस सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर डोनेटेड फ्रॉम लिगेंड्स। जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम के पास, उसको लेने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। सो सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव, central metal atom must have vacant orbitals to accept lone pair donated by लिगेंड्स। ओके, लिगेंड्स जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना कंपलसरी है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन वो गेन कहां करेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसे? सो पहला पोस्टुलेट था ये। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है कि
हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए ऐसा नहीं है कि एक का एनर्जी 10 है और एक का एनर्जी 500 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन उसी ऑर्बिट का होता है जिस ऑर्बिटल्स का एनर्जी या तो सेम हो या नियरली सेम हो। यानी अगर दो ऑर्बिटल का एनर्जी अलग भी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि द ऑर्बिटल्स, यानी जो आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसके एनर्जी आइदर सेम होना चाहिए और नियरली सेम होना चाहिए। सो वैकेंट ऑर्बिटल्स must have same or nearly same energy to undergo hybridization। यानी हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए जो वैकेंट डी ऑर्बिटल था सेंट्रल एटम के पास, उसके एनर्जी जो होना चाहिए वो आपका आइदर सेम और नियरली सेम। जैसे 3D, जैसे 3p 3s 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ये सब का एनर्जी क्या है? ऑलमोस्ट नियर बाय है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे में पॉसिबल है। ठीक है, फिर थर्ड आता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो आपका कैसे होता है। तो कहते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना चाहिए। सो इन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी आप चाहते हो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो, तो इन दैट कंडीशन n-1d ऑर्बिटल्स, यानी आउटर मोस्ट में अगर मान लीजिए लास्ट में 4 एंड हो रहा है यानी 3d, अब ये समझिए ना कि पर्टिकुलरली इसमें 3d ही आता है मोस्टली। सो 3d ऑर्बिटल टेक पार्ट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और भी अपने के पास में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल D2sp3dsp2, यानी ये वाला पार्ट जो होता है वो सारे के सारे इनर, यानी आप ये समझिए कि इसमें डी वाला पार्ट अगर पहले आए तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखिए कैसे होता है, जैसे ये 3d है, उसके बाद में 4s 4p, और इसमें कोई ऑफ वॉ का सिस्टम नहीं लगाते हैं कि ये लगातार है। ठीक है, बिकॉज फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये है 3d 4s 4p एंड 4d। अगर हाइब्रिडाइजेशन में इसके d ये इन्वॉल्व हो रहा है, एग्जांपल्स देखेंगे हम। अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन में 3d का 2 ऑर्बिटल्स, s का 1 ऑर्बिटल्स एंड p का तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है, यानी लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन इन दोनों में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d का कितना पार्ट इन्वॉल्व हुआ, 2 का, तो d2। s का कितना इन्वॉल्व हुआ, 1, और p का कितना इन्वॉल्व हुआ, 3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया, D2sp3। तो इसमें n-1d मतलब हुआ ऑर्बिटल क्या है, लास्ट का 4, लेकिन d कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, 4-1 3d। यानी अगर 3d वाले ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ है तो इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
और इसी के बदले में अगर ये डी ना हो करके मान लीजिए कि ये वाला डी इन्वॉल्व होता, मैंने जैसे 2 लिया ना, यहाँ पे मैंने इन दोनों को छोड़ करके इसका 2 ले लिया था, अब क्या हो जाएगा sp3d2, तो इसको बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी अगर पीछे वाले डी यानी n-1 डी वाले इन्वॉल्व होते हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड अगर बाहर वाले इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 3 था कि अगर n-1 डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्ट करता है तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड इसी में देखिए 4th पोस्टुलेट्स, ये सारे एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। ये तो पोस्टुलेट्स हैं। 4th पोस्टुलेट्स हैं इन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ND orbitals take parts in hybridization. एग्जाम्पल कैसे पता लगे हाइब्रिडाइजेशन से, sp3d2, यानी बाहर वाले ऑर्बिटल का डी अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और अगर ये अंदर वाले होते हैं तो उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मैं एग्जांपल जब लिखूंगा तो उससे और आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ कहता है क्या कि ऑर्बिटल्स यानी हाइब्रिडाइजेशन इनर होगा या आउटर होगा, ये कैसे पता लगता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे अपने को पता लगेगा? तो उसके लिए देखिए, उसके लिए अपने को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग विद देयर स्ट्रेंथ, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, जितने भी लिगेंड्स हैं, इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है कि सबसे वीक लिगेंड्स क्या है, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है, दैट सीरीज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उससे क्या पता लगता है? पोस्टुलेट नंबर मैं 5th लिख रहा हूं, यहाँ स्पेस नहीं है, ऊपर लिख देता हूं, चलिए यहाँ पे दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं। पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीक लिगेंड्स हो। ठीक है, वीक लिगेंड्स अगर अवेलेबल हो आपके कॉम्प्लेक्स में यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो जनरली वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जनरली, इसका मतलब हमेशा करता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट और अगर वीक लिगेंड्स हो, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीक लिगेंड्स हो तो हमेशा ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो 5th पोस्टुलेट्स में ऊपर ही लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा विजिबल है। ये 4 पोस्टुलेट्स था और इस सारे पोस्टुलेट्स का यूज हम एग्जाम्पल में करेंगे एक करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज है। उसके बाद तो लास्ट थियरी क्रिस्टल फील्ड थियरीज बचते हैं और उसके एप्लीकेशंस। तो 5th पोस्टुलेट्स, आउटर ऑर्बिटल complex, outer orbital complex is formed in presence of weak ligands, यानी अगर वीक लिगेंड्स हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके पीछे रीजन होता है पेयरिंग का। ठीक है, वीक लिगेंड्स
जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड, उसको फोर्सफुली पेयर नहीं कर पाता है, तो उसको 3D वाला जगह नहीं मिल पाता है, तो फर्दर वो 4D का यूज करता है, इसीलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड्स, while inner orbital complex is formed in presence of what? Strong ligands. यानी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और इसको याद रखिएगा जनरली वर्ड जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, बाकी तो होता ही है. सो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दिख जाए तो समझने का कि अगर ये ऑर्बिटल फॉर्म हुआ तो हमेशा इनर ऑर्बिटल होगा, और अगर वीक लिगेंड्स है तो हमेशा ही आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है. देखिए इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो देखिए क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये क्या है? द लिगेंड्स आर arranged in accordance with their strength, either ascending or descending, generally ascending order में होता है. Arranged in accordance with their strength. Ligands are arranged in series accordance with their strength is known as स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और याद रखिएगा ये पॉस्टुलेट्स में नहीं आता है, ये तो मैं स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स क्या होता है उसको समझाने के लिए. जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप लिखो, नहीं लिखो तो भी चलता है, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे पॉस्टुलेट्स आने वाले हैं. तो ये अलग ही एक टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो देखिए इसमें क्या है, सबसे वीक लिगेंड्स होता है आपका आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर SCN, फिर आपका क्लोरीन, फिर आता है आपका पहले सल्फेट का, ठीक है, फिर पहले वाला पोर्शन आता है सल्फेट, उसके बाद SCN वाला पोर्शन आता है, ठीक है, उसके बाद आपका क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद आपका ऑक्सलेट C2O4 माइनस, उसके बाद H2O एक्वा, ओके, उसके बाद NSC आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, इसमें भी चार्ज 1 का होता है. इसके बाद आपका आता है EDTA, ठीक है, EDTA. इसके बाद आता है आपका अमाइन, उसके बाद आता है आपका नाइट्रो, उसके बाद आता है आपका साइनाइड, और उसके बाद आता है आपका कार्बोनिल. ये खास करके EN छूट गया, अमाइन के बाद में EN आता है, ओके, इथिलीन डायमैन, अमाइन, EN, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद नाइट्रो के बाद में आपका भी साइनाइड, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में माना जाता है कार्बोनिल. ये आपका लिगेंड्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, ओके. नाउ अब इसके अकॉर्डिंग
ये जज करना होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है एंड कौन वीक लिगेंड्स है। आप देखिए यहाँ पे ये जो जनरली है, ये नीचे वाला, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में काउंट होता है, और ये जो पोर्शन है ये आपका वीक लिगेंड्स में काउंट होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ के हम पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पे वीक लिगेंड्स भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बन जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी लेवल पे कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं, ठीक है। वो ये है, इसमें खास करके ये वाला पोर्शन जो है वो ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ये जो पोर्शन है ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में काउंट होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड्स दिख जाए, इसका मतलब हुआ कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और अगर वीक लिगेंड्स होगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। वो क्यों होगा वो हम अभी देखेंगे, ठीक है, कि क्यों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कौन सा अरेंज चार्ट दे देगा, अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो सकता है, या कोई कंपाउंड दे देगा, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताना है। तो खैर हम स्ट्रक्चर से तो बना ही सकते, लेकिन देख के बता सकते हैं इस पॉस्टुलेट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये था आपका 5th पॉस्टुलेट। अब आते हैं हम 6th पॉस्टुलेट्स में, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान रखने का, आगे में फिर भी ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कोई इसका स्ट्रक्चर शेप भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। 6th postulates है कि if there is a strong ligands, अगर strong ligands प्रेजेंट होता है तो वो जो सेंट्रल एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पुश करके पेयर्ड बना देता है। यानी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हुआ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि वो पुश करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, रिपल्सन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो जितने भी सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो पुश करके पेयरिंग कर देता है। और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो तो उसको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली complex is diamagnetic in presence of strong ligands। अगर strong ligands हुआ तो ऐसे कंपाउंड जनरली डायामैग्नेटिक होता है। और weak ligands क्या करता है? weak ligands सेंट्रल एटम के, जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रल एटम के 5 इलेक्ट्रॉन है, और कोई वीक लिगेंड्स जैसे मान लीजिए क्लोरीन आ गया, तो ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कर पाता। यानी इसके जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा वो बाकी बचे हुए में चला जाएगा, लेकिन इसको पेयरिंग नहीं कर पाता है। इसको पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो मतलब हुआ क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। और अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका वो पैरामैग्नेटिक होता है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, से 3 इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन से 4 वाले ज्यादा स्ट्रेंथ शो करता है। सो और अगर यही चीज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, जैसे मान लीजिए साइनाइड आ गया, तो साइनाइड इस ऑर्बिटल में एंटर करने से पहले सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन को पुश करके पेयर करता है। यानी ये साइनाइड जब एंट्री होगा तो ये इधर नहीं जाएगा, पहले इसको पेयरिंग करेगा, यानी इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज दिया, तो देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया, एक बच गया। अब इसका पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन यहां रखना स्टार्ट करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, लेकिन फिर भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि पेयरिंग के लिए था ही नहीं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के बाद भी ये जो है आपका वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। इसलिए जनरली वर्ड लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयरली केसेस में ही आते हैं, दैट्स व्हाई हम जनरली वर्ड यूज कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी, generally
complex are diamagnetic, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। यह देखिएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अगर प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ना हो तो फिर वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास में जो आपका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका नहीं होता है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कॉज पेयरिंग। और ये याद रखिएगा कि जो इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पेयरिंग कर देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं वो फॉर्म करता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैव लो स्पिन, उसके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लो स्पिन का मतलब क्या हुआ, देखिए आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़ा था थ्योरी कि अभी इसका स्पिन क्या है, आपको पता है कि ये सारे पॉजिटिव स्पिन है, इसका स्पिन 1/2 1/2 1/2 यानी टोटल 5/2 स्पिन है इसका। लेकिन अगर पेयरिंग हो जाता है, 5 था 5 अभी भी है, तो इसका स्पिन कितना हो जाएगा 0, इसका स्पिन कितना होगा 0, इसका स्पिन कितना होगा 1/2, यानी अब स्पिन हो गया 1/2। सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, बिकॉज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाए तो स्पिन घट जाता है, क्योंकि इसमें देखिए इसके लिए +½ और इसके लिए -½ करेंगे तो स्पिन कितना आ जाएगा 0। तो जब अनपेयर्ड था तब, और जब पेयर्ड हो गया तब स्पिन क्या हो गया, घट गया, पेयरिंग से स्पिन घट जाता है। दैट्स व्हाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ देखते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इन सिमिलर वे complex are paramagnetic in presence of weak ligands। ऐसा क्यों? वीक लिगेंड्स के प्रेजेंस में पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? बिकॉज जो आपका वीक लिगेंड्स जो होते हैं वो पेयरिंग नहीं करता है, डू नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई होगा। ओके, दैट्स व्हाई weak ligands do not cause pairing, and जब पेयरिंग नहीं हुआ इसका मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाई होता है। अगर ओवरऑल स्पिन की बात करो
तो हाई होता है। दैट्स वाई जो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड्स डू नॉट कॉज पेयरिंग एंड आउटर, तो बताया था कि वीक लिगेंड्स के प्रेजेंस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। सो आउटर ऑर्बिटल complex is also known as high spin complex, ठीक है, इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब जितने भी पोस्टुलेट्स हमने पढ़ा है, 6 पोस्टुलेट्स, उस सब का हम एग्जाम्पल के थ्रू सारे पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ये सारे पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वीक लिगेंड्स हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो, ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, हैबिटाइजेशन हो, उसका शेप हो, ऑल आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल। तो ये इसके 6 पोस्टुलेट्स हैं वैलेंस बैंड थ्योरी का। ये थ्योरीज हैं, इसीलिए हो सकता है कि अभी इसको अब एक बार रीड करोगे तो कुछ टर्म आपको समझ नहीं आए, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं था। अब जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे तो उसके बाद एग्जाम्पल करने के बाद आप ये फिर से ये सारे रूल्स को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे समझ आएगा कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। ओके, तो अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे, ठीक है। ये 6 के 6 के बेसिस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या है। ओके, चलिए वैलेंस बैंड थ्योरी का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कंपाउंड है निकेल क्लोरीन टू द पावर 4 टू द पावर -2 या डायरेक्टली NiCl4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ब्रैकेट में लिखो, कैसे भी लिखो। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका क्या क्या बताना है मुझे बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे फाइंड करना है, फिर इनर है कि आउटर है ये बताने का है, शेप बताने का है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये एक्सप्लेन करना। यानी जितने भी पोस्टुलेट्स हमने पढ़ा है ना वो सारे के सारे चीज यहाँ पे फाइंड कर लेंगे विद एग्जांपल। तो पहला देखिए कि ये जो क्लोरीन है, मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोरीन वीक लिगेंड्स में काउंट होता है। तो सबसे पहले इसका वीवीटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले कीजिए क्या, सेंट्रल एटम, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, निकल। ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 28। तो इसका एटॉमिक नंबर 28। तो निकेल के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका, आर्गन 4s2 3d8। ओके, तो निकेल के लिए सिर्फ आप बाहर वाला ही लिखना है, इसमें हम ऑफ बॉक अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं। जब हम इसका वीवीटी बनाते हैं तो इसको लिखते हैं 3d, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d। ये चार तो आपको बनाने ही बनाने हैं। ओके, चलिए ये वाले जरूरत पड़े तो बनाने का, नहीं तो नहीं बना तो भी चलेगा, लेकिन ये बनाना ध्यान रखिएगा 3d 4s 4p 4d अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखना कि अब 4s के बाद में 4p नहीं आता या 4d नहीं आता, ऐसा नहीं,
ये चीज, तीन चीज, चार चीज आपको लिखना है। नाउ सबसे पहले इसका सेंट्रल मेटल एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। बाकी 4p और 4d में तो खाली खाली है। इस d ऑर्बिटल्स यानी इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, सबसे पहले क्या लिखा, सेंट्रल एटम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उसको फिलअप कर दिया। नेक्स्ट वन, अब सेकेंड स्टेप में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, तो देखिए निकेल का मान लीजिए x, क्लोरीन है आपका 4, आपको पता है एक क्लोरीन का -1 होता है, तो कितना हो जाएगा -4 2 माइनस, यानी x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, यानी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आपका +2। तो पहले सिर्फ निकेल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लिखा, फिर अब निकेल पे कितना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकेल का +2 कब आएगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होता है, हमेशा ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो इसका मतलब है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पे कहां से निकलेगा, 4s से निकलेगा। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो है ना इसका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एज इट इज रहेगा, ये खाली हो गया, ये तो ऑलरेडी खाली है। ओके, 4p 4d। पहले सेंट्रल एटम का लिखा, फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में लिखा। अगर 3 इस पे अगर +3 चार्ज होता तो 2 इधर से निकालते और 1 इधर से पेयरिंग हटा देते हैं। ओके, नाउ अब इस कॉम्प्लेक्स का निकालना है, अब इस कॉम्प्लेक्स का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब जो निकालना है वो आपका निकेल क्लोरीन टू द पावर 4, सॉरी क्लोरीन 4 टू द पावर कितना है -2 या 2 माइनस जो लिखो। अब इसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया। अब देखिए क्लोरीन एक वीक लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स है, इसके पास में अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन वीक लिगेंड्स है, इसीलिए ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने का कैपेसिटी नहीं रखता है। यानी ये जो क्लोरीन 4 क्लोरीन है, और आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक जो लिगेंड्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तभी तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो यानी जो 4 क्लोरीन है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, यानी 4 पेयर। तो 4 क्लोरीन है, अब इसको ये पेयरिंग कर नहीं सकता, दैट्स वाई ये अंदर आएगा ही नहीं। तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को कहां भरेगा, क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, खत्म हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब देखिए कि इस हाइब्रिडाइजेशन में, यानी जो क्लोरीन लिगेंड्स था वो अपना इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिट में दिया, 4s में दिया एंड 4p में दिया, खत्म हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, s का कितना पार्ट इन्वॉल्व हुआ 1, और p का कितना ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुआ 3, तो sp3 ये निकल गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। यानी इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लिगेंड्स ने अपना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ऑर्बिटल में कंप्लीट कर दिया, जिसमें एक s का लिया और 3 p का इन्वॉल्व हुआ, तो sp3 दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन।
तो पहला काम निकल गया हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखते हैं ये इनर है या आउटर है। क्या इसमें बाहर वाले डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्व हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है। क्या इसमें इनर वाले डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्व हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है। इसका मतलब कि ये ना इनर में काउंट होगा ना आउटर, ये सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए, चूंकि डी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, अब आते हैं शेप पे। तो आपको बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो जो शेप होता है वो आपका टेट्राहेड्रल है। शेप हो गया, बचा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस कॉम्प्लेक्स के पास में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामैग्नेटिक होता है, यानी इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो इस एग्जांपल से सब आ गया। वीक लिगेंड्स था तो इसके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कर पाया, तो अपने इलेक्ट्रॉन को बची हुई जगह पे डाला, जिसमें 4 मतलब s का 1 ऑर्बिटल लिया और p का 3 ऑर्बिटल लिया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 वाले का टेट्राहेड्रल है। ठीक है। और आपको पता ही होगा ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो 4 वाले जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका आपका ये आया। अभी मैंने वीक लिगेंड्स लिया है। अब देखिए, अगर यही चीज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लिया होता तो इसका चीजें कैसे चेंज होता है। तो क्लियर है। सबसे पहले क्या करने का, सेंट्रल एटम मेटल ढूंढिए, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे क्या पता लग जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में ये बना करके, और इसमें बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे s में 2 है, d में 8 है, इस टाइप से डाल देने का। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और जितना चार्ज आता है उतना इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल दीजिए। फिर देखिए कि वीक लिगेंड्स है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। अगर वीक है तो इसको पेयरिंग नहीं करने का, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करने का। अभी हम स्ट्रॉन्ग वाला ही एग्जांपल लेंगे। ठीक है। तो इससे हमें सारा कुछ पता लग गया। वैलेंस बैंड थ्योरी का यूज करके कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, शेप क्या है, सारा निकल गया। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड एग्जांपल। ठीक है। तो चलिए हम सेम एक कुछ दूसरा कंपाउंड लेते हैं। निकेल Cn to the power 4 minus 2 या 2 माइनस, कई जगह पे आपको यह 2 माइनस से इंडिकेट करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें मैंने क्या लिया? एटॉमिक निकेल ही लिया। एटॉमिक नंबर 28। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, निकेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसमें भी 2 ही आएगा, चेक कर लीजिए। निकेल का X, साइनाइड का, एक साइनाइड का -1 होता है, तो -1 × 4, और पावर कितना है? तो X = 2 आया। तो ये वाला पोर्शन भी सही है। ठीक है, यानी यहां तक राइट है। अब बचा, अब ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा है? साइनाइड। साइनाइड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में से आते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हुआ तो क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। यानी अब जो निकेल है Cn का होल 4 ⁻² माइनस, इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम करेगा वो पेयरिंग करेगा। ये ऑलरेडी पेयर था, ये ऑलरेडी पेयर था, ये ऑलरेडी पेयर था। साइनाइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको पुश करेगा, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, पेयर हो गया। ये खाली हो गया, ये ऑलरेडी खाली था, और बोला ये 4D वाला तो ऑप्शन हो, तो जब जरूरत पड़े तो ही ड्रॉ करने का। ये 3D
4s 4p 4d। अब देखिए पेयरिंग कर दिया, साइनाइड का 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 साइनाइड है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी 4 पेयर डोनेट करेगा, एक लिगेंड्स एक पेयर को डोनेट करता है। तो ये ऑब्वियसली मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, हो गया ना, 1 2 3 4। ये जो क्रॉस सिंबल है ये दिखाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन को ही शो करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वो नहीं है जो ये है, ये सेंट्रल एटम का था, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका लिगेंड्स का, इसीलिए मैंने क्रॉस से दिखाया। तो कितना घर इन्वॉल्व हुआ, 3d का 1, 4 का 1 और p का 2, तो क्या आ गया DsP2। इसका मतलब हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में, इस कंपाउंड में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल गया DsP2। ओके, DsP2 में D कौन सा इन्वॉल्व हुआ, 3d वाला इनर, इसीलिए ये जो निकला, अब देखिए इससे क्या क्या निकल जाएगा आपका, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब हुआ कि ये जो है का टेट्रा साइनो निकलेट, ठीक है, 2 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें इनर d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ओके, नाउ हाइब्रिडाइजेशन DsP इनर 2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कहीं पे, कहीं नहीं है, जबकि सब कुछ सेम था, पहले में क्लोरीन था, अभी साइनाइड डाला, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो पेयरिंग कर दिया, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज डायामैग्नेटिक, ये आपका डायामैग्नेटिक है। बात करते शेप का, तो DsP2 का शेप स्क्वायर प्लानर होता है, 4 ही तो शेप ही होता है, ये पीछे बताया था। तो वैलेंस बैंड थ्योरी के हेल्प से कितना सारा कुछ फाइंड हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन, हाई स्पिन, सब कैलकुलेट हो गया। ये क्या होगा, लो स्पिन या हाई स्पिन, ऑब्वियसली लो स्पिन, 0 0 0 0 0 सब में तो 0 0 ही है, लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होता है। अगर जैसे ये था, अगर मान लीजिए इस पूरे का अगर मुझे निकालना होता, ठीक है, इस पूरे का अगर मुझे स्पिन निकालना होता तो 0 0 0 1/2 1/2, ये क्लास 11th के केमिस्ट्री का ही है। ओके, तो इसका जो स्पिन है ये ऐड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसका 0 0 0 0 0, तो ये लो स्पिन यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, 2-3 एग्जांपल और भी देखते हैं। ये हम 4 वाले ले रहे थे, अभी हम 6 वाले लेते हैं, यानी जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो। और ये पार्ट, ये जो वैलेंस बैंड थ्योरी का एग्जांपल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि एक्सप्लेन करो, ये पैरामैग्नेटिक है, इनर है, आउटर है, और अगर एनसीईआरटी में आता है तो ऑब्वियसली बात है आपको पूरा एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर पैरामैग्नेटिक है तो क्यों है, डायामैग्नेटिक है तो क्यों है। चलिए हम कंपाउंड लेते हैं। ओके, जैसे K4 FeCN का होल 4 एक कंपाउंड है। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इनर, आउटर, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सारा फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर में एटम उसको रिमूव कर दीजिए, तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं Fe, क्योंकि जो अपने को मेन काम है उसको रखिए, बाकी पोर्शन को तो करने की जरूरत ही नहीं है। -4 चार्ज आएगा, 4 पोटेशियम है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो 4 पोटेशियम अगर हटा, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो जब 4 पोटेंशियल हटा होगा तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
रख के गया होगा, यानी बेसिकली इस यही सेम कंपाउंड है, बाहर वाले से तो ज्यादा मतलब होता ही नहीं। तो चलिए पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है। ओके, एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का, एटॉमिक नंबर 26। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन, उसके बाद में 4s2 एंड 26 है ना, तो डी में 4s2 3d6। जितना एटॉमिक नंबर रहता है डी में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अभी पीछे हमने देखा था आपका निकेल के आउटर मोस्ट में कितना, डी में कितना इलेक्ट्रॉन था, 8, तो डी 8 था। चलिए ये निकल गया। अब सबसे पहले मुझे आयरन का बनाना है, तो देखिए आयरन का क्या है, ये 3D में कितना इलेक्ट्रॉन बोला भरने को, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट वन 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, एंड 4p एंड 4d खाली होता है। 4d चाहिए होगा तो बना लीजिएगा, बाकी हर जगह ड्रॉ, ये 3 तो कंपलसरी होता है, अगर जरूरत पड़ा तो बना लेने का, खाली ही रहता है। नाउ ये तो आयरन का निकल गया। अब किसका निकालना है, आयरन का विद ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ये देखिए कितना होगा, आयरन का मान लीजिए x, इसका हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -4, सॉरी 6 था ना, ये 6 होता है, ठीक है। नहीं तो EAN आपको पता है ना, बताया था कि कौन सा कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट करता है, EAN बताया था, उसने बताया था ये साइनाइड 6 होता है। ये कितना हो जाएगा, -6 और ये हो जाएगा आपका -4, सो एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। ओके, तो यानी आयरन का +2 करना है, 2 इलेक्ट्रॉन आयरन से निकालना है। तो कहां से निकलेगा, 4s आउटर ऑर्बिटल है यहां से, तो Fe2 का कितना लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5, इसका एक भी इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन 4s खाली हो गया, 3d 4p। ओके, नाउ अब साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या आता है, सबसे पहला काम, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब एंटर करता है तो सबसे पहला काम करता है सेंट्रल मेटल एटम के अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पुश करके पेयर्ड कर देना। यानी जब ये साइनाइड आएगा, इसमें एंटर करेगा, तो सबसे पहले इसका पेयरिंग करेगा। तो अगर आपको लेना है FeCN का होल 6 टू द पावर -4 कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। 3D है, पेयरिंग करेंगे तो देखिए ये इसमें आ जाएगा और ये इसमें आ जाएगा, तो 2 घर खाली हो गए, 2 ऑर्बिटल, ये आपका 4s, ये 4p। अब इलेक्ट्रॉन पुश कीजिए, तो साइनाइड 6 है, यानी 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 इसको ऑर्बिटल चाहिए, तो एक पेयर यहां, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ गया। 4s की जरूरत नहीं पड़ता, अगर जरूरत पड़ता तो आगे का ले लेते हम, उसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। ओके, नाउ हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, d का 2 यानी d2, 4 का s का 1 s और p का 3। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकल गया D2sp3। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकलने से क्या क्या इंफॉर्मेशन पता लगेगा। इसमें D कौन सा इन्वॉल्व हुआ, इनर वाला 3D वाला, 4D नहीं, तो ये हो गया आपका
इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स, वेरी गुड। इनर और D2sp3 का शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल है मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो जाएगा आपका डाया मैग्नेटिक। तो देखिए वैलेंस बैंड थ्योरी से आपका क्या क्या चीज पता लग गया? हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल, शेप, लो स्पिन, हाई स्पिन एंड डायामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। सो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स में से एक आता है। ठीक है, ये हमने इनर देख लिया 6 में। अब हम एक आउटर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स, कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो आपको ये सारे प्रोसीजर्स करने ही पड़ेंगे। हाँ, एमसीक्यू में आते हैं तो जो पोस्टुलेट्स का शॉर्टकट्स है आप वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पोर्शन ही करना पड़ेगा। चलिए, ये मैंने इनर का लिया, एक आउटर का देखते हैं। मैं सब कुछ सेम ही रखता हूं, सिर्फ लिगेंड्स चेंज कर देता हूं। साइनाइड के बदले में फ्लोरीन कर दिया, तो ये आ गया फ्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं, बिकॉज फ्लोरीन पे भी एक ही चार्ज होता है। एटॉमिक नंबर 26 सब कुछ सेम। चेंजेस कहां? ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम। चेंजेस कहां पे आएंगे? सबसे लास्ट स्टेप में। यहां तक तो Fe2 का था। अब काम होता है लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स में ये जो आया वो आया फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन एक वीक लिगेंड्स है। तो वीक लिगेंड्स पेयरिंग परफॉर्म नहीं करता, यानी वीक लिगेंड्स के पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दे। तो ये वाला पोर्शन को वो कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये एज इट इज रह गया। ओके, फिर इसकी बात करो, ये भी वैसे का वैसे खाली है, ये भी वैसे का वैसे ही खाली है। अब 6 लोन पेयर की जगह चाहिए। इसको वो पेयरिंग कर नहीं सकता, इधर आ नहीं सकता, तो मजबूरी में क्या करेगा? यहां पे प्लेस करेगा। लेकिन अभी तो 4 ही ऑर्बिटल मिले उसके, लेकिन जो डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन मेटल्स है सेंटर, उसके पास में 4d भी खाली होता है। इसलिए बोला कि 4d आप अकॉर्डिंग टू आप नीड के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये भी खाली होता है उसके पास में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो क्या 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। साइनाइड अपना फ्लोरीन अपना 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया नाउ, लेकिन पेयरिंग नहीं कर पाया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बात करो, एस का कितना पार्ट हुआ? 1 p यानी 4p कितना इन्वॉल्व हुआ? 3, और 4d कितना इन्वॉल्व हुआ? 2। यानी अब जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या आया आपका? sp3d2। अभी d कौन सा इन्वॉल्व हुआ? 3d वाला आया? नहीं आया। कौन सा d इन्वॉल्व हुआ? आउटर मोस्ट का जो 4d है वो। तो ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि 4d का यूज किया। शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, चाहे वो dsp2 हो या sp3d2 हो। स्पिन की बात करो तो अब इसका स्पिन 0, इसका 1/2 1/2 1/2 1/2, 0 नहीं है। ये स्पिन कितना हो गया टोटल? ऐड करेंगे टोटल 3d का स्पिन हो जाएगा 2। तो ये लो स्पिन नहीं, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। और इसके पास आप देखते हैं 4 लोन पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये डायामैग्नेटिक नहीं, ये पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। यानी जिसके पास जितना
लोन पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होते हैं वो आपका उतना पावरफुल होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स में आपको ड्रॉ करने, कोई कंपाउंड दिया रहेगा आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं ये, तो आप जहां पे एक्सेप्शनल केसेस का मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ा है कि ये वीक लिगेंड्स हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ आता है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो हम एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, ये था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे ये सारे शेप डिसाइड करना। कई बार पोस्टुलेट्स भी पूछते हैं और कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसे ही बना करके उसको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे जनरली जो अमोनिया है और वाटर, अमोनिया एंड वाटर दोनों ही वीक लिगेंड्स होते हैं। ओके, बट देखिए एक्सेप्शनल केसेस में आप कर लीजिए कि अमोनिया एंड वाटर इज वीक लिगेंड्स बट इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इन केस ऑफ कोबाल्ट, कॉपर एंड कोबाल्ट। ठीक है, सो NH3 and H2O acts as strong ligands in case of Cu plus 2 and cobalt plus 2, cobalt plus 3। यानी आपको मान लीजिए कि ये दे रखा है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और दिख जाए कॉपर और कोबाल्ट और उसके साथ में आपको H2O या NH3 दिख जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करता है, यानी पेयरिंग परफॉर्म करेगा। जबकि यही निकेल के साथ आए H2O का होल 6 या होल 4, तो यहां पे ये वीक लिगेंड्स की तरह काम करता है। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम सेम चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो ये वीक लिगेंड्स में है, और कॉम्पिटिटिव थ्योरी के पढ़ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो ऐसे चीज जो कंफ्यूजिंग हो, एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होता है। तो यही दोनों चीज कॉपर और कोबाल्ट के साथ आए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह सा काम करता है, जबकि निकेल भी तो सेंट्रल एटम ही है, उसके साथ में आया तो ये वीक लिगेंड्स की तरह काम करता है। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स डिपेंड करता है किस पे, पेयरिंग परफॉर्म करता है। तो कोई एटम किसी पर्टिकुलर चीज को पेयरिंग परफॉर्म करने देता है, कोई पेयरिंग परफॉर्म नहीं करने देता, दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड ओरिएंटेशन। तो वो एक्वा वीक लिगेंड्स है, बट इस केसेस में वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करता है। ओके, जैसे आपका एग्जाम्पल की बात करो, एक कंपाउंड पूछा था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, NH3 होल 6 टू द पावर 2+। अब आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया में पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आता है, लेकिन इस केस में ये वीक लिगेंड की तरह काम करता है, यानी ये जो है वो आपका वीक लिगेंड्स होंगे, यानी पेयरिंग परफॉर्म नहीं करेगा। इसका अगर बनाऊं तो कितना आएगा, 3D 4S 4P यार आप और भी ठीक से बनाइएगा, सारे इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, इसमें निकेल फिर 28, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2, यानी ये खाली हो जाएगा, और 8 है तो 1 ये है। ठीक है, और ये एक वीक लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स है, इसका मतलब है ये जानते हैं, मैंने एक साथ ही ड्रॉ कर दिया,
2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। आप चाहो तो लॉन्ग में कर लीजिएगा जो पीछे बताया था। अब बात आया अमोनिया का, तो अमोनिया इधर वीक लिगेंड्स की तरह काम करता है, तो अमोनिया इसको पेयरिंग नहीं कर पाएगा, यानी जब भी आएगा अमोनिया तो अपने को बाहर ही प्लेस करेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कोई पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करता है, तो पर्टिकुलर जगह पे वीक लिगेंड्स की तरह काम करता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अमोनिया है वो कॉपर एंड कोबाल्ट के साथ आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करता है, जबकि बाकी जगह पे क्या होता है आपका वीक लिगेंड्स के साथ में। यही नहीं, आयरन के साथ भी ये सेम काम करता है, ठीक है। यानी निकेल हो, आयरन भी आए ना तो भी पेयरिंग नहीं होता है। यानी अगर मैं सिंपल एंगल से ये बताऊं कि अमोनिया, आयरन, निकेल, इस सब मतलब इसके अलावे एक्सेप्ट दिस टू सेंट्रल मेटल एटम ammonia and water acts as weak ligands, hence do not perform pairing। ये पेयरिंग परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एक हो गया नोट्स। सेकंड नोट देखिए कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वीक लिगेंड्स, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करना शुरू कर देता है। वीक लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करना शुरू कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ 4d एंड 5d मेटल्स। यानी वीक लिगेंड्स स्टार्ट working as strong ligands, weak ligands working as strong ligands in presence of 4d and 5d metals। बोलोगे 4d एंड 5d मेटल्स क्या होगा? आपने ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक में पढ़ा होगा 3d 4d 5d, ठीक है। फोर्थ रो वाले 3d, फिफ्थ रो वाले सॉरी थर्ड रो वाले 3d है, फिर 4d है, फिर 5d है, इस टाइप से है। तो 4d एंड 5d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे वह प्लैटिनम है, प्लैटिनम है, ये सब आपका 4d में आता है, ठीक है। तो वो एज उस केस में जो वीक लिगेंड्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करना शुरू कर देता है। एग्जांपल देखिए, ठीक है, निकेल Cl4 2-, ये क्या है? क्लोरीन वीक लिगेंड्स है, हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है। तो हियर क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड्स। निकेल कौन से ग्रुप में आता है? 3d मेटल्स में आते हैं, यानी थर्ड जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d में एंड हो जाते हैं, वो होते हैं आपका 3d वाले, ठीक है। बट यही चीज अगर प्लैटिनम के साथ आए जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है, ठीक है, 2-, या प्लैटिनम Cl4 2-, इन दोनों केस में क्लोरीन माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करता है। यानी जो वीक लिगेंड्स है वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करना आपका शुरू कर देता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है। अब एक दो और एक्सेप्शनल देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। ऐसे देखेंगे तुरंत लगेगा क्लोरीन जो है आपका वो 4d सॉरी क्लोरीन वीक लिगेंड्स है, लेकिन प्लैटिनम के केस में ये
एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करता है, यानी कुछ जगह वीक लिगेंड्स जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस। 45D में आ गया। नाउ थर्ड एक्सेप्शनल केस, ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है, 2018 में नीट के एग्जाम में, जो भी दे रहा हूं वो नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CO कोबाल्ट, C2O4 ऑक्सलेट जिसको बोलते हैं, का होल थ्राइस टू द पावर 3-। ओके, ऑक्सलेट वीक लिगेंड्स होते हैं। आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप पढ़ोगे तो वीक लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। और ये आपका जो जनरली है, ये आपका डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके, डाइडेंटिटी लिगेंड्स में। बट इसका क्या था, ऑक्सलेटो जो है इन प्रेजेंस ऑफ CO+3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगा, वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। जबकि ये होता है C4O4-2 इज वीक लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स है, बट इसके प्रेजेंस में आते ही ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस था आपका किसका, वैलेंस बैंड थ्योरी का। अब आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सेप्ट यानी लिमिटेशंस, कि ऐसा क्या क्या चीज है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ओके, सो limitations of valence bond theory, not band theory. ओके, पहली बात तो इसमें बहुत सारे assumptions हैं, यानी ये रूल फॉलो करो फिर ये भी रूल फॉलो करो, there's large number of assumptions. Okay, so it involves large number of assumptions कि ये एज्यूम कीजिए, ये एज्यूम कीजिए। पहला, इट इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ एजम्पशंस, ये भी एक टाइप का लिमिटेशंस ही है, ठीक है। नाउ ये तो बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बताता है कि डायामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है, बट पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना होगा ये नहीं बताता है, ये सिर्फ इतना बताता है कि पैरामैग्नेटिक है और डायामैग्नेटिक है। इट डज नॉट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, ठीक है। दूसरा हो गया, इट डज नॉट गिव्स quantitative representation of magnetic data, यानी आप किसी एटम के पास मान लीजिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास में 4 अनपेयर्ड है और किसी के पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसी बात है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, C का, फिर B का, फिर A का। तो ये क्वालिटेटिव है जिसके बेसिस आप ये बता सकते हैं C का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, B का कम होगा, फिर A का और कम होगा, बट कितना से कम होगा। जैसे मान लीजिए ये पता रहता है कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 50 है,
इसका 40 है और इसका मान लीजिए 10 है, आइडिया लग जाता ना कि ये 10 से ज्यादा पावरफुल है, ये 30 से ज्यादा पावरफुल है। तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, यानी 4 लोन पेयर है तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 3 लोन पेयर है तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा। ये क्वांटिटेटिव जो आपका डेटा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो नहीं देता, हाँ क्वालिटेटिव देता है। ये बता सकते हैं कि कोई ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता होगा या लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता होगा, तो क्वालिटी बेसिस पे आप बोल सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिवली यानी कोई ऐसा फॉर्मूला जिसके हेल्प से आप 4 इलेक्ट्रॉन वाले का एग्जैक्ट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकाल दो, ऐसा नहीं दिया था। ठीक है, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड होता है, यानी उसमें कलर दिखाई देता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कलर के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इसके बाद हम कलर के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो है वो आपका कलर होता है। ठीक है, कलर शो करता है। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर exhibited by it does not explain color exhibited by complex कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मोस्टली बहुत सारे मेटल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कलर शो करता है। ठीक है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कलर से रिलेटेड कुछ भी पोर्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, यानी इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, इट डज नॉट explain the stability of coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हम जनरली बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है या वीक लिगेंड्स है। देखा अभी कि कुछ वीक लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करना शुरू कर देता है, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है कि वीक लिगेंड की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपने को पता है कि वीक लिगेंड्स कौन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन है। लेकिन जब हम उसको वैलेंस बैंड थ्योरी में एप्लीकेशन करते हैं तो देखते हैं कि एक जगह जो वीक लिगेंड्स है दूसरी जगह स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बन जाता है। क्यों, ये आइडिया नहीं, बस पेयरिंग कर देता है इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। इसीलिए इट कुड नॉट डिस्टिंग्विश वीक लिगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश the weak and strong ligands। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो है कि कौन सा वीक है, और पहले बताया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैलेंस बैंड थ्योरी का पार्ट नहीं है, वो तो वहां पे आ रहा था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बाकी इसका पार्ट नहीं है। इसीलिए ये वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये इसका लिमिटेशंस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ओके, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब लिमिटेशंस है उसके बाद में आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद कलर्ड कंपाउंड है और उसके बाद में आपका है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, एक और भी चीज है कि जैसे sp3 टेट्राहेड्रल शेप का था, dsp2 टेट्राहेड्रल था, सॉरी स्क्वायर प्लानर था, d2sp3 स्क्वायर प्लानर था। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फिक्स होता है, ऐसा क्यों? यानी ये भी वैलेंस बैंड थ्योरी का एक टाइम से लिमिटेशंस है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि क्यों जो शेप है वो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लानर ही क्यों होते हैं, जबकि आपने क्लास 11 में बहुत सारे शेप पढ़ रखा है। पिरामिडल शेप होता है, स्क्वायर प्लानर होता है,
ठीक है, ट्रायगोनल होता है, बहुत सारे शेप होते हैं, ठीक है। उसका मेन जो लिमिटेशंस है वो आपका ये कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में कंप्लीटली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। सो ये था आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी। पूरा का पूरा लेक्चर जो था वो वैलेंस बॉन्ड थियरी पे बेस्ड था, उसका एप्लीकेशन था। एंड फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, डाया पैरा आप चेक कीजिएगा तो बहुत सारे कंपटीटिव एग्जाम में डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के रिगार्डिंग पूछता है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी।